में फाइनल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहायक तत्व, हेल्प फैक्टर्स हेल्पिंग द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून सतत गतिमान और परिवर्तनशील कानून है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक इन कानूनों में आवश्यकता अनुसार और समय के अनुसार परिवर्तन आता रहा है और नए नए चीज़ें हमेशा जुड़ती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाले परिवर्तनों ने इनमें भी परिवर्तन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध और उसका अंत, सोवियत संघ का पतन, रूस और अमेरिकी संबंध, समुद्री कानून, आर्थिक कानून, मानवाधिकार इत्यादि नए तत्व भी जुड़ते चले गए। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और ये यूरोपियन देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सार्वदेशिक और संपूर्ण विश्व स्तरीय कानून बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो निरंतर विकास करने वाले तत्व रहे हैं उनको कुछ हम आधारों से स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 से पूर्व पश्चिमी यूरोपियन देशों में ये अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिक विकसित हुए। पश्चिमी यूरोपियन देशों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उद्भव हुआ और विकास भी हुआ। और हॉलैंड के जो प्रसिद्ध विचारक हुए हैं ग्रोशियस, जिनको हमने पिछले चैप्टर में भी इनका नाम लिया था, वो इसके जनक थे। वैटिल, फिलिमोर, मूर, हाइट और विंकरशॉ ये भी ऐसे विचारक रहे जिन्होंने कि यूरोपियन देशों में इसका विकास किया। इन कानूनों का आधार पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था। पश्चिमी देशों ने अपनी विचारधारा और आर्थिक नीतियों के आधार पर संधियों का पालन करना, ऋण अदायगी करना, इन चीज़ों पर बहुत अधिक जोर दिया। साथ ही इन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालना सभी देशों को ईमानदारी से करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून पश्चिमी पूंजीवादी राज्यों के वर्गीय और राष्ट्रीय हितों के अनुसार विकसित हुए थे और इसे यथास्थितिवाद के रूप में भी जाना जाता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये वे कानून थे इस समय जिन्हें बुजुर्ग अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व का हमने स्थिति देखी अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में कि कैसे इसका विकास हुआ, शने शने ये विकसित हुए। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी 1945 के बाद सोवियत संघ के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कि इन अंतर्राष्ट्रीय कानून का धीरे धीरे और अधिक विकास देखा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में विश्व में उभरा और इसकी अपनी एक विचारधारा थी। सोवियत संघ की वो थी साम्यवादी विचारधारा। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई थी और वहां साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। यह विचारधारा पश्चिम की जो पूंजीवादी विचारधारा थी उससे बिल्कुल फर्क विचारधारा थी और बिल्कुल विपरीत थी और इसके द्वारा जो कानूनों का विकास हुआ वो भी फिर बिल्कुल पृथक तरीके से हुआ। सोवियत संघ या जिसे आज के संदर्भ में हम इसे रूस भी कहते हैं, इसने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, राज्यों की स्वतंत्रता, समानता, अहस्तक्षेप इत्यादि सिद्धांतों पर बल दिया। उपनिवेशवाद का विरोध किया, समाजवाद और साम्यवाद पर बल दिया। सोवियत कुछ विधिशास्त्री हुए, कोरोविन, पासुकानिस, इन्होंने मार्क्सवादी लेनिन विचारधारी सिद्धांतों को आधार बनाया। अंतर्राष्ट्रीय कानून का इन्हीं आधारों पर विकास किया। इसी तरह से 1957 के सोवियत अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ, अंतर्राष्ट्रीय विधि की सोवियत वार्षिकी और कुछ टीकाओं के द्वारा भी सोवियत संघ में निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास हुआ। और इस समय सोवियत नेता थे लेनिन, उन्होंने कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर बल दिया जैसे समाजवाद, दी अंतर्राष्ट्रीयता का सिद्धांत,
या इन्होंने समानता और आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया, इन्होंने शांतिपूर्ण अस्तित्व का सिद्धांत दिया, मानवाधिकारों का आदर होना चाहिए, ऐसे सिद्धांतों पर बल दिया। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून की सोवियत धारणा का विकास हुआ और पूर्व सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में नवीन सिद्धांतों का भी निर्माण किया, जैसे अनाक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, आत्मनिर्णय करने का सिद्धांत दिया, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत दिया, मानव अधिकारों पर बल दिया, निशस्त्रीकरण होना चाहिए विश्व में, इस बात पर बल दिया, और युद्धों के प्रचार को रोका जाए, उसका निषेध किया जाए। इसी तरह जो नवीन सोवियत संघ है, यानी 1989 और 90 के बाद जब संघ समाप्त होकर केवल अभी रूस रह गया है, तो इसने भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का काफ़ी विकास किया है। इसमें उन्होंने अपने संविधान के अंतर्गत इस बात पर दिया, संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 28, उसमें आक्रामक युद्धों को रोकना, निशस्त्रीकरण, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, मैत्री और सहयोग, शांति, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, समानता, क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान हो, शांतिपूर्ण समाधान हो, अहस्तक्षेप और मानवाधिकार और स्वतंत्रता, ये ऐसे प्रमुख सिद्धांत हैं जिनका इन्होंने उल्लेख अपने संविधान में ही किया है, जिसे आज हम रूस कहते हैं, और वहाँ पर भी इन विभिन्न आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास देखा जा सकता है। इसी तरह से हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि चीन में, जो साम्यवादी चीन है, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ। 1949 में यहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई थी और साम्यवादी शासन की स्थापना चीन में हुई, और उसके बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास शने शने होता रहा है। प्रारंभ में इसने सोवियत संघ से प्रभावित होकर ही नीति चीन ने अपनाई थी, और बाद में नवीन दृष्टिकोण का विकास होने लगा। चीन ने मौलिक अपनी पुस्तकों, अनुदानित सामग्री, संधियों, राजनयिक दस्तावेजों, इनको आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास करना शुरू किया, और कई पुस्तकें हैं जिनका विकास हुआ जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लेख किया गया। जैसे चैंग आओ की एक पुस्तक है, द क्वेश्चन ऑफ जुडिशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसी तरह अन्य कई और भी, जैसे चाओ कैन शुंग की पुस्तक में भी देखा जा सकता है, और फूचू एक विचारक हैं, उनकी भी हम पुस्तक है द टेरिटोरियल सी ऑफ आवर कंट्री। इनमें भी हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को चीन में देख सकते हैं। तो चीन जब साम्यवादी चीन के रूप में गठित हुआ, स्थापित हुआ, उसके बाद शने शने यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में चीन प्रादेशिक सामुद्रिक कानून, राजनयिकों इत्यादि पर भी बल देता रहा है। साम्यवादी देशों को इसने इस कानूनों के आधार पर प्रभावित किया है। ये कानून केवल पूंजीवादी देशों के कानून नहीं हैं, बल्कि सभी विचारधाराओं से भी संबंधित हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि 1945 यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी जो महाद्वीप हैं, इनमें विभिन्न देशों में कई देशों को स्वतंत्रता मिली उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के से, और वो नए नए जो स्वतंत्र नवोदित देश थे, नवोदित स्वतंत्र देश, वहाँ भी हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को देख सकते हैं। इन नवोदित स्वतंत्र देशों में भारत भी एक है, और अन्य देश हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के। यहाँ इनको तृतीय विश्व के देश भी कहा जाता है, और ये जब स्वतंत्र और संप्रभु हो गए, तब इन देशों ने अमेरिका और सोवियत संघ से पृथक रहकर अपनी एक स्वतंत्र वैचारिक जो वैचारिकता है उसको स्थापित किया। वैचारिक एकजुटता
इनमें नहीं है, फिर भी इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में अपनी एकजुट भूमिका निभाई है। इन देशों की समस्याएं भी एक जैसी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये एकजुट रहते हैं। इरविंग होरोविच की एक पुस्तक है विकास की 3 दुनिया, यानी 3 वर्ल्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। उसमें उन्होंने पूंजीवाद, साम्यवाद और तीसरी दुनिया के देशों की विशेषताओं का विश्लेषण किया है। ये जो तीसरी दुनिया या नवोदित स्वतंत्र देश हैं, इन्होंने पश्चिमी उपनिवेशवाद से मुक्त होकर आर्थिक विकास इनका कम हुआ, आयात अधिक है, निर्यात कम है। इन देशों की कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, सैन्य व्यय है, निर्धनता है, अस्थिरता है, ये कुछ समस्याएं हैं। और ये देश अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी इस तरह से स्थापित करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स इन देशों से दूर हो सके। तो ये विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय कानून विकसित करने के पक्ष में है। इन देशों ने उपनिवेशवाद के अंत, आत्मनिर्णय, गुटनिरपेक्षता, तटस्थता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ऐसे सिद्धांतों पर अधिक जोर दिया है। ये देश जो सार्वभौमिक और सार्वदेशिक कानूनों पर जोर देते हैं। राष्ट्रीय हित इनके पूरे हो सकें, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून चाहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में इन देशों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया है। सार्वभौम संप्रभुता और समानता पर ये जोर देते हैं। ये उत्तराधिकार के नियम, संधियां, राज्यों को मान्यता, राज्य के उत्तरदायित्व, विदेशी नागरिकों की संपत्ति जब्त करना, समुद्री कानूनों के पुनर्निर्माण, आक्रमण, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद इत्यादि सिद्धांतों को अधिक महत्व देते हैं और इन्हीं आधारों को ये प्रमुखता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर जोर देते हैं और इसके आधार पर इस कानूनों को निरंतर वृद्धि करना चाहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में हमारे देश भारत की क्या भूमिका रही है। भारत ने भी एक अहम भूमिका निभाई है इन अंतर्राष्ट्रीय कानून में अभिवृद्धि करने में, इनके निरंतर विकास करने में। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद निरंतर भारत इसके विकास में अपनी भूमिका निभाता आया है। भारतीय संविधान में भी कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे संविधान में जिन बातों का उल्लेख किया गया है वो ये कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जैसी प्रवृत्तियां समाप्त होनी चाहिए, शांतिपूर्ण अस्तित्व पर बल दिया गया है, गुटनिरपेक्षता पर जोर दिया गया है। भारतीय कानूनवेत्ता सरदार के.एम. पाणिक्कर, आर.पी. आनंद और डॉक्टर नगेंद्र सिंह, इनका अहम योगदान रहा है इस तरह के सिद्धांतों को विकसित करने में। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 1992 में डॉक्टर P.S. राव को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य चुना गया था। आतंकवाद की समाप्ति पर जोर दिया गया है। भारत चाहता है कि विश्व में निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाए, मानव अधिकारों पर जोर दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संधियां, महिलाओं के अधिकार, जलवायु परिवर्तन ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर भारत की हमेशा से भूमिका रही है और भारत इन सभी विषयों को, प्रमुख सिद्धांतों को जोर देता हुए, बल देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण और उसके विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है और अभी भी निभा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की क्या भूमिका रही है। 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया और विश्व शांति और सुरक्षा को उद्देश्य बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, तो इसके तत्वाधान में भी बहुत सारे अहम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण हुआ। ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है, विश्व मंच है, जिसमें विश्व के विभिन्न देश सदस्य देश हैं और ये सभी देश
इस मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून में निरंतर वृद्धि करते रहे हैं। इनकी अहम भूमिका भी रही है। यूएनओ के जो प्रमुख अंग हैं, जिसमें महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग है, एशियाई अफ्रीकी कानून परामर्शदात्री समिति है, इनके द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया जाता रहा है और अभी भी ये कार्य हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं विश्व स्तरीय, जो कि अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि इन संगठनों का जब भी शिखर सम्मेलन होता है, विभिन्न महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, तो उसके सदस्य देश मिलकर कुछ समझौतों पर, संधियों पर हस्ताक्षर करते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्धारण करते हैं और सभी उसको मानते हैं और उसकी पालना के लिए कटिबद्ध होते हैं। तो इस तरह के जो अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो भी इसमें सहायक रहे हैं। और ये सभी आधारों पर अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में ये कुछ विभिन्न सहायक तत्व हैं जो कि इसकी निरंतर अभिवृद्धि कर रहे हैं। विभिन्न देश, विभिन्न विश्व के संगठन, इनका मिलाजुला प्रभाव और योगदान ही है जिसके द्वारा निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ है और अभिवृद्धि हो रही है। इसलिए ये एक ऐसा विषय है जो कि गतिशील है, निरंतर गतिमान है